नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दशक की जिसने भारत की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले उस दशक की। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। एक अर्थशास्त्री जो कोई करियर पॉलिटिशियन नहीं थे, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन गए। इसकी कहानी शुरू होती है साल 2004 में, जब एक चुनावी नतीजे ने सबको चौंका दिया और देश के सबसे बड़े पद के लिए एक ऐसे नाम का ऐलान हुआ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम उनके प्रधानमंत्री बनने की कहानी से शुरू करेंगे, फिर उनकी सरकार की सोच को समझेंगे, पहले और दूसरे कार्यकाल की बड़ी नीतियों पर नजर डालेंगे, विवादों की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत क्या कहती है। तो चलिए माहौल को समझते हैं। सीधे चलते हैं साल 2004 में, जब भारत की सियासत एक बड़ी करवट लेने वाली थी। तो हुआ यह कि चुनाव के बाद यूपीए ने सरकार बनाई। पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और तब चुना गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। वो एक जाने माने अर्थशास्त्री थे और उस वक्त लोकसभा के सदस्य भी नहीं थे, बल्कि असम से राज्यसभा सांसद थे। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अलग और यादगार पल था। उस वक्त इसे ऐसे देखा गया कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं था, बल्कि ये इस बात का संकेत था कि सरकार की बागडोर योग्यता और ईमानदारी को दी जा रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री तो बन गए, पर अब सवाल यह था कि इस नई सरकार की सोच क्या होगी। वो कौन सा मूल विचार था जो अगले 10 साल तक देश की दिशा तय करने वाला था? देखिए, उनकी सरकार की जो पूरी नींव थी, वो दरअसल भारतीय संविधान के सिद्धांतों पर रखी गई थी, खासतौर पे अनुच्छेद 38 और 39 पर, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। मतलब लक्ष्य था एक ऐसा समाज बनाना जहां विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे और देश के संसाधनों का बंटवारा न्याय के साथ हो। अब आते हैं उनके पहले कार्यकाल पर। ये वो दौर था जब कुछ ऐसे ऐतिहासिक कानून बने जिन्होंने संविधान की किताबों में लिखे वादों को आम आदमी का हक बना दिया। इन बड़े कानूनों की जो जड़ थी, वो थी हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), यानी बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी। और इसी की व्याख्या इस तरह की गई कि अगर बोलने का हक है तो फिर सरकार से जानकारी मांगने का हक भी होना ही चाहिए। और फिर आया वो कानून जिसने सच में आम आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत दे दी, सूचना का अधिकार, यानी आरटीआई। अब कोई भी नागरिक सीधे सरकार से सवाल पूछ सकता था और सरकार को एक तय समय में जवाब देना ही था। ये पारदर्शिता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। आरटीआई के बाद सरकार ने अपना ध्यान रोजगार की तरफ मोड़ा, क्योंकि हमारा संविधान अनुच्छेद 41 के तहत हर किसी को काम का अधिकार देने की बात करता है। और इसी सोच से जन्म हुआ मनरेगा का, एक ऐसी जबरदस्त योजना जिसने गांव में रहने वाले हर परिवार को साल में 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी दी। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं थी, ये दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम बन गया और करोड़ों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच साबित हुआ। देश के अंदर तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन दुनिया के मंच पर भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य था भारत पर लगे 3 दशक पुराने परमाणु प्रतिबंध को खत्म करना और उसे एक वैश्विक परमाणु शक्ति के रूप में पहचान दिलाना। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हुआ वो ऐतिहासिक भारत अमेरिका परमाणु समझौता। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। देश के अंदर इस समझौते को लेकर इतना जबरदस्त राजनीतिक विरोध हुआ कि मामला इतना बढ़ गया कि सरकार को संसद में विश्वास मत तक लाना पड़ा। 2009 में और भी बड़े बहुमत से जीत कराने के बाद सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के इस जाल को और भी मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौर में लोगों को कानून के जरिए कई और बड़े हक दिए गए, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके तहत देश की लगभग 67% आबादी को बहुत सस्ते दाम पर अनाज मिलने का अधिकार मिला। फिर आया नया भूमि अधिग्रहण कानून, जिसने ये पक्का किया कि किसानों को उनकी जमीन का बेहतर मुआवजा मिले। लेकिन ये पूरा दशक सिर्फ उपलब्धियों का ही नहीं था। दूसरे कार्यकाल में कुछ ऐसे बड़े विवाद भी सामने आए जिन्होंने सरकार के कामकाज पर और उसकी निगरानी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला ब्लॉक आवंटन का मामला हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार के आरोप, इन सब मामलों ने सरकार को बुरी तरह घेर लिया और पूरे देश में इन पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू, या कहें कि विरोधाभास, सामने आता है। एक तरफ थे प्रधानमंत्री जिनकी अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा था,
और दूसरी तरफ थी उन्हीं की सरकार, जिस पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लग रहे थे। तो फिर इन 10 सालों के बड़े बदलावों और गंभीर चुनौतियों के बाद इस दौर को आखिर कैसे याद किया जाना चाहिए? इसकी विरासत क्या है? देखिए, उनका कार्यकाल हमेशा उन कानूनों के लिए याद किया जाएगा जिन्होंने आम आदमी को हक दिया, जैसे आरटीआई और मनरेगा, और साथ ही संवैधानिक संस्थाओं जैसे कि न्यायपालिका और सीएजी के सम्मान को बनाए रखने के लिए भी उन्हें याद किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके प्रधानमंत्री काल ने भारत की राजनीति और समाज पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने कल्याणकारी कानूनों का एक पूरा युग शुरू किया और वो राज्यसभा सदस्य होते हुए 2 पूरे कार्यकाल करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। पूरे 10 साल, एक ऐसा दशक जिसमें देश ने एक तरफ जबरदस्त आर्थिक विकास देखा और वहीं दूसरी तरफ करोड़ों गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का एक नया ढांचा भी तैयार हुआ। तो आखिर में उनका कार्यकाल हमारे सामने ऐतिहासिक कामयाबियों और बड़ी चुनौतियों की एक मिलीजुली विरासत छोड़ता है, और इतिहास के लिए एक बड़ा सवाल भी कि क्या ये एक खामोश क्रांति का दशक था या फिर छूके हुए मौकों का एक दौर था।